जरा सोचिए, किसी भी एक दिन की खबरें उठा लें। मान लीजिए 26 नवंबर 2025। वो खबरें किसी देश के बारे में हमें असल में क्या बता सकती हैं? ये सिर्फ कुछ घटनाओं की लिस्ट नहीं होती। असल में ये एक पूरी तस्वीर की तरह है, एक मोज़ेक जो हमें एक ही फ्रेम में उस देश की ताकत, उसकी नई टेक्नोलॉजी, उसकी गहरी संस्कृति और दुनिया में उसकी क्या जगह है, सब कुछ एक साथ दिखा देती है। तो चलिए, इस तस्वीर के अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे देश की सुरक्षा से, फिर बात करेंगे डिजिटल दुनिया की। इसके बाद देखेंगे कि दुनिया के मंच पर क्या हो रहा है, और फिर देश की संस्कृति, और आखिर में एक ऐसी कहानी जो सच में उम्मीद जगाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई देश अपनी ताकत और अपनी सीमाओं को कैसे महफूज रखता है, और इसकी शुरुआत होती है समंदर से। अब सवाल ये उठता है कि इतनी लंबी 7,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन की हिफाजत होती कैसे है? इसका जवाब छुपा है समंदर की गहराइयों में, मतलब नेवी की एंटी सबमरीन ताकत में। और यहीं पर एंट्री होती है आईएनएस माहे की, जिसे साइलेंट हंटर का नाम दिया गया है। ये एक एंटी सबमरीन वॉरशिप है, और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से भारत में बना है, मतलब एकदम स्वदेशी। और देखिए, ये सिर्फ एक जहाज की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। ऐसे कुल 16 जहाज बनाए जा रहे हैं, और ये काम देश के 2 बड़े शिपयार्ड्स के बीच बांटा गया है। और इससे एक बात साफ होती है कि देश की सुरक्षा सिर्फ हथियारों या जहाज़ों से नहीं होती। इसमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का भी बहुत बड़ा रोल है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ ये अहम नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, तो समुंदर की ताकत से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिजिटल दुनिया में क्या नया हो रहा है। अगली खबर को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन क्या होता है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ही इंडस्ट्री की सारी कंपनियों का एक ग्रुप होता है, जो साथ मिलकर काम करते हैं ताकि बेहतर पॉलिसी बन सके और इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। तो ये बात ध्यान में रखते हुए अब अगली खबर देखिए, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, भारत के पहले एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन की शुरुआत। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है एआई से जुड़ी सभी कंपनियों और स्टार्टअप्स को एक साथ लाना। लक्ष्य ये है कि देश की एआई पॉलिसी को सही दिशा दी जाए और नए इनोवेशंस को बढ़ावा मिले। और इसकी कमान संभाली है इसके पहले प्रेसिडेंट विजय कलंत्री ने। हेडक्वार्टर होगा मुंबई में। चलिए, अब देश की सीमाओं और डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर देखते हैं कि दुनिया के मंच पर क्या चल रहा है, जहां डिप्लोमेसी भी है और कंपटीशन भी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि दुनिया के सबसे ताकतवर ग्रुप्स में से एक G7 कैसे बना और कैसे बदला। 1995 में G6 से शुरुआत हुई, फिर कनाडा जुड़ा तो G7 बना। रूस के आने से G8 हुआ, और फिर 2014 में रूस के निलंबन के बाद वापस G7 हो गया, और अब फिर से उसे वापस लाने की बातें चल रही हैं। और इसी ग्लोबल स्टेज पर आज की एक बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए एक पीस प्लान। इसमें दोनों तरफ से कुछ बड़ी रियायतों की बात है। यूक्रेन को कुछ इलाका छोड़ना पड़ सकता है, और नेटो में शामिल न होने की शर्त है। बदले में उसे अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी। वहीं रूस पर से प्रतिबंध धीरे धीरे हटेंगे और उसे G8 में वापस एंट्री मिल सकती है। लेकिन ग्लोबल अरीना सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है, इसमें खेल भी है। और टेनिस की दुनिया से खबर है कि इटली ने अपना चौथा डेविस कप टाइटल जीत लिया है। ये मेंस टेनिस में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन किसी भी देश की असली पहचान उसकी ग्लोबल पॉलिटिक्स या स्पोर्ट्स से कहीं ज्यादा उसकी अपनी जमीन, अपनी संस्कृति में होती है। तो अब ग्लोबल से लोकल की तरफ आते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हम अपनी विरासत को सहेट सकते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश का दाव ब्लेड, एक पारंपरिक ब्लेड जिसे वहां के आदिवासी समुदाय हाथ से बनाते हैं। अब इसे मिला है GI टैग। इसका मतलब है कि इसकी एक खास पहचान है, जो इसकी जगह और बनाने के तरीके से जुड़ी है। और एक पुरानी कलाकृति से अब चलते हैं एक जिंदा सांस लेते हुए जश्न की ओर। ये है मणिपुर का संगाई फेस्टिवल, राज्य का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल जो पूरे 10 दिन चलता है। इसका नाम वहाँ के मशहूर डांसिंग डियर संगाई के नाम पर है। इसमें वहाँ की परंपराएं, खाना, संगीत और पारंपरिक खेल सब कुछ देखने को मिलेगा। और अब आखिर में एक ऐसी कहानी जो सुनने में किसी लोक कथा जैसी लगती है, पर है बिल्कुल सच्ची। ये कहानी है उम्मीद की, वापसी की। सोचिए, 30 साल से भी ज्यादा का वक्त
एक खास राज्य के जंगलों से एक बहुत ही खास और ताकतवर जानवर गायब था। और फिर अचानक ये खबर आई। 3 दशकों के लंबे इंतजार के बाद गुजरात के रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक जंगली बाघ देखा गया। ये कंजर्वेशन के लिए एक ऐतिहासिक पल है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे वहां छोड़ा नहीं गया था। ये बाघ अकेला मध्य प्रदेश से सफर करके वहां पहुंचा। ये कुदरत की जबरदस्त ताकत और वापसी की उम्मीद का एक जीता जागता सबूत है। तो एक नेवी के जहाज से लेकर एआई नेटवर्क तक, एक पीस प्लान और एक बाघ की वापसी, एक दिन की ये सारी खबरें हमें आने वाले कल के बारे में क्या इशारा देती हैं? ये सोचने वाली बात है।